नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। देखिए, आज देश भर में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भी डॉक्टरों को संबोधित करने जा रहे हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे के खास मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके डॉक्टर्स को धन्यवाद भी दिया और कहा कि दुनिया को स्वस्थ बनाने में भारतीय डॉक्टरों का अहम योगदान रहा है। साथ ही कोरोना काल में भारतीय डॉक्टर्स ने जिस तरह का योगदान दिया, उस पर पूरे देश को गर्व है। आपको बता दें कि देश में हर साल 1 जुलाई के दिन राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डॉक्टरों से बात करने वाले हैं, डॉक्टरों को संबोधित करेंगे, उनके प्रति अपना वो आभार जता सकते हैं जैसा कि उनके ट्वीट से महसूस होता है। तो इस पर हम बात करें, और क्योंकि डॉक्टरों का योगदान हम सब ने कोरोना की इन 2 लहरों में देख लिया है कि डॉक्टरों को भगवान क्यों कहा जाता है, आखिर डॉक्टर क्यों भगवान का रूप होते हैं। तो ऐसे ही कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, कोरोना वॉरियर्स जिनको हम कहते हैं, जिन्होंने फ्रंट लाइन पर आकर वो लड़ाई लड़ी है, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर सौमित्र रावत हैं, गंगाराम अस्पताल से आप जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टास्क फोर्स के भी मेंबर हैं, उनसे ही बात करेंगे। हमारे साथ हर्षल साल्वे जुड़ेंगे दिल्ली के एम्स से। लेकिन हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। डॉक्टर रवि मलिक हैं, रेडिक्स हेल्थ केयर से हमारे साथ हैं, और अक्सर आप इनको देखते हैं जो बड़ी काम की आपको टिप्स देते हैं, बड़ी काम की चीज़ें बताते हैं ताकि आप अपने लिए कुछ वहां से अच्छी चीजें ग्रहण कर सकें। और डॉक्टर सुमित सिंह को आप देख रहे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो भी अक्सर आपको इस बारे में जानकारियां देते रहते हैं। बहुत स्वागत है आप लोगों का, और सबसे पहले आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं। आज देश डॉक्टर्स डे मना रहा है, डॉक्टर मलिक और डॉक्टर सिंह, और बहुत जरूरत है आज जब हमने कोरोना की 2 लहरें देख ली तब डॉक्टर्स के योगदान को याद करने की। डॉक्टर मलिक, सबसे पहले आपका कमेंट। देखिए, आज का दिन बहुत महान है। पीसी रॉय जो हमारे आईएमए के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, वेस्ट बंगाल के काफी बड़े डॉक्टर भी रहे हैं, उनकी जयंती वाले दिन यानी 1 जुलाई को यह डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ये डॉक्टर्स डे का हमारे ऊपर काफी अच्छा, हम सब डॉक्टर्स जो हैं बड़े गर्वित महसूस करते हैं कि हम इस प्रोफेशन में आए, और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी बहुत शुक्रिया करते हैं कि वो इस दिन हमारे को थोड़ा सा और ज्यादा हमारे को प्रोत्साहित करेंगे। और मैं इस मौके पर सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा उन अपने डॉक्टर भाइयों और बहनों को जिन्होंने कि कोरोना में फ्रंट पे लड़ते हुए अपनी जान गंवाई है। सेकेंड वेव में लगभग 513 डॉक्टर्स जो हैं, जो आईएमए के हैं, बल्कि इनसे कहीं ज्यादा और डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने की जान गंवाई है। लेकिन जो रजिस्टर्ड आईएमए के मेंबर्स थे वो 513 थे जो सेकंड वेव में जिनकी डेथ हुई है, और फर्स्ट वेव में भी काफी डॉक्टर्स की डेथ हुई है। और हमारे सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को मैं सबको नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल डॉक्टर मलिक, आता हूं आपसे और बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आप लोगों से बात करेंगे, जो देश को संदेश देंगे, उस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर मलिक, मैं आता हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है आवाज नहीं आ रही डॉक्टर मलिक तक। लेकिन इस वक्त सौमित्र रावत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि मेंबर हैं नेशनल टास्क फोर्स के, सर गंगाराम हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सौमित्र रावत, आपका भी बहुत स्वागत है। प्लीज़ डॉक्टर मलिक को कहिए कि शायद उन तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही, उनको कहिए। डॉक्टर मलिक, मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन मैं अब डॉक्टर सिंह आपके पास आऊँगा। डॉक्टर सिंह, देखिए, आज प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं और आप लोगों से बात करने वाले हैं, और आप लोगों ने देखा है कि कैसे कोरोना ने बताया है कि कैसे डॉक्टर, वैसे भी डॉक्टरों को हमेशा इस देश में भगवान ही कहा गया है, लेकिन एक बार फिर डॉक्टरों की, पैरामेडिकल स्टाफ की, फ्रंटलाइन वॉरियर्स की और कोरोना वॉरियर्स की उसने अहमियत हमको समझाई है। क्या आपको लगता है कि अभी जो कोविड ने हमें कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने रखे हैं डॉक्टरों से जुड़े हुए, चाहे उनके मैन पावर की कमी हो, चाहे उनको मिलने वाली सुविधाओं की कमी हो, या फिर किसी ऐसी चीज़ जो उनको डॉक्टरों को चाहिए और उनको नहीं मिल पा रही है, आपको लगता है आज वो ज़रूरत है, हाई टाइम है आज इस पर बात करने की? मौका दिया कि मैं आपसे मुखातिब हो पाऊं। दूसरा, मुझे लगता नहीं कि जिस लेवल की कोरोना की वेव हिंदुस्तान ने फेस करी थी, उस जैसी वेव को दुनिया का कोई भी देश झेल सकता है। यदि भारत का एक जयघोष है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, डॉक्टर से बात करने वाले, लेकिन बीच डॉक्टर सिंह, आप जो बोल रहे थे, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं सर, बोलिए। जी, तो जिस लेवल की ये वेव थी, उसको कोई भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में नहीं कह सकता कि उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो आई थिंक यस, इसमें कोई शक ही नहीं है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की रिवैम्पिंग की जरूरत है, क्योंकि ये शायद पहला पेंडेमिक नहीं है और शायद आखिरी पेंडेमिक नहीं है जो विश्व झेलेगा।
तो आगे इस प्रकार की इमरजेंसीज और एक्सरजेंसीज के लिए हमें तैयार रहना है कि बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए यस, ये कहना अवश्यंभावी होगा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तो डेफिनेटली सुधारने की आवश्यकता है। अच्छा, मैं इस चीज को और आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी किसी भी वक्त आ सकते हैं, आ चुके हैं, बल्कि डॉक्टरों से बात कर रहे हैं वो। मैं इस चीज को जैसे वो जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बातचीत दिखाएं। डॉक्टर रावत, एक छोटा सा कमेंट आपका, अगर आज आपसे प्रधानमंत्री पूछे कि डॉक्टर रावत मुझे बताइए आपको कौन सी एक चीज बतौर प्रधानमंत्री में दे सकता हूं, तो वो कौन सी चीज होगी जो आपको चाहिए होगी बतौर डॉक्टर? प्रधानमंत्री जी को यही बोलूंगा कि जितने भी हम लोगों ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई हैं कोरोना के प्रति, उसको लागू करने के लिए मैं बोलूंगा कि इम्प्लीमेंट हो जाए। क्योंकि अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे और वैक्सीन्स लगाएंगे तभी हम कोरोना से जीत पाएंगे। तो उसमें यही है कि वैक्सीन सारे लोगों को दिसंबर तक लग जाए, ये मेरी गुजारिश होगी। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है और जो प्रोटोकॉल है उसको सारे लोग अच्छी तरह फॉलो करें, और अगर फॉलो नहीं करते हैं तो उसमें स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि सेकेंड वेव थी वो 4 टाइम्स बिगर थी फर्स्ट वेव का, और अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे और वैक्सीन लगवाएंगे तो हम थर्ड वेव से बच सकते हैं या थर्ड वेव को रिड्यूस कर सकते हैं। नहीं, लेकिन डॉक्टर मलिक, कहा जाता है कि हमारे देश में अगर जीडीपी के लिहाज से देखें तो हेल्थ सेक्टर में बहुत कम खर्च होता है। और कोरोना के समय हमने देखा, चलिए शहरों में फिर भी तो हॉस्पिटल थे, लेकिन टियर 2 टियर 3 शहरों में हम लोगों को कितने फोन आते थे कि दिल्ली के अस्पताल में कोई बेड दिलवा सकते हैं क्या? तो क्या आज गांवों में और छोटे इलाकों में इसकी बहुत सख्त जरूरत है जिस पर ध्यान देना है? देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी मुझसे पूछें कि देश में क्या होना चाहिए हेल्थ के लिए, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो जीडीपी का 1.25% शेयर हेल्थ को मिलता है उसको बढ़ाया जाए। देखिए, विकसित देशों के अंदर 13 से 17% जो है वो हेल्थ के ऊपर जो है वो व्यय होता है, वो स्पेंड होता है, और हमारे देश में केवल 1.25% के करीब होता है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जबकि विकसित देशों के अंदर इन्फेक्शियस बीमारियां भी नहीं है, कुपोषण भी नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस भी नहीं है, डायरिया जैसी बीमारियां भी नहीं है, फिर भी उनको जो हेल्थ का वो बजट मिलता है बहुत ज्यादा मिलता है। तो जब तक हमारे हेल्थ का बजट नहीं इंप्रूव होगा तब तक हमारी यहाँ पर दशा नहीं सुधरेगी। तो पहली चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेंडेमिक अभी भी आया है, अभी चल भी रहा है, और आगे भी हो सकता है कोई भी पेंडेमिक आए। और केवल पेंडेमिक ही नहीं, कोई भी मेडिकल त्रासदी जो है कभी भी आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। मैं इस चीज को और आगे बढ़ाता हूं, मैं इस चीज को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता हूं, सेग्रीगेट करता हूं। डॉक्टर सिंह, मैं आपको लाना चाहूंगा। देखिए डॉक्टर सिंह, अभी मैं एक डॉक्टर साहब को सुन रहा था जो हमारा डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव हुआ, उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के प्रति लोगों का भरोसा या लोग जो डॉक्टरों को इज्जत देते हैं वो खत्म नहीं हुई है। लेकिन वही आप निजी अस्पतालों की तरफ आ जाइए तो उनको थोड़ा सा लगता है कि निजी अस्पताल क्या उनको साथ ओवरचार्ज करते हैं, क्या उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए जिस रेट पर उस रेट से कहीं ज़्यादा उनको पैसे चुकाने पड़ते हैं। और कई संस्थाएं तो ये भी कहती हैं कि सरकारी अस्पतालों की कीमत पर निजी अस्पतालों को बहुत ज़्यादा मौका मिल जाता है, क्योंकि हमारे देश में जो सरकार का जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा नहीं है। तो क्या ये भी एक बड़ी डिबेट है? आई थिंक हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि एक मरीज को अपनी जेब से कितना देना पड़ता है। यदि आप ये देखें कि एक मरीज के ऊपर खर्चा कितना हो रहा है तो आपको सुनकर शायद आश्चर्य होगा कि एम्स का खर्चा एक प्राइवेट हॉस्पिटल जितना ही होता है। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि जो खर्चा एक टैक्स पेयर की जेब से जाता है वो एम्स में भी उतना ही होता है लगभग जितना कि किसी एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा। क्योंकि हेल्थ, दवाइयां और जो इक्विपमेंट है उसकी कॉस्ट में कोई फर्क नहीं है। बस सिर्फ ये फर्क है कि एक जगह पेशेंट अपनी जेब से देता है और दूसरी जगह गवर्नमेंट उसको देती है, बट गवर्नमेंट के पास वो पैसा आता कहां से? यदि आप इसी तरीके से हेल्थ की कॉस्ट को देखें तो एम्स का भी एक बेड करीब 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए का बैठेगा। इसी प्रकार से एक प्राइवेट बेड को भी यदि आप देखें तो उसकी भी रेट यही रहेंगे। तो आप ये ना समझें कि यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट को अपनी जेब से देना पड़ता है तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यदि वो अपनी जेब से नहीं मैं इस चीज को और मैं आपकी बात मानता हूँ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।